Okay. A very good afternoon to all of you all. Good afternoon, everyone. So I hope you all had a wonderful Sunday. आज मंडे है और पहले जो कुछ भी मैंने किया है उसे रिवाइज करना चाहती हूँ और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे. So I want every one of you all to be involved in the revision process. याद रखना, this revision is for you and not for me. Company ये जो word है that is been defined under section number 2 clause 20 और ये कहता है a company means a company which is incorporated under this act or under any previous company law. हमने कंपनीज के फीचर्स भी देखे थे. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? कम ऑन एवरीवन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी? कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास. टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. P is for perpetual succession. C is for common seal. L is for limited liability. A is for artificial person. S is for share capital and S is for separate legal entity. साथ ही साथ आप लोग जानते हो सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए मैंने 3 केस लॉज आपको बताए थे. सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एंड गुजार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. अगला टॉपिक जो मैंने चालू किया था एंड दैट वाज रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. सो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हमने देखे थे, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था एंड दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी. क्या बात है, ताशवी ने सारे के सारे टॉप क्लास ये सारे के सारे फीचर्स मुझे लिख के भेजे हैं. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर चाइल्ड. सुनो ना मेरी बात. ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड, यस साक्षी, इनटू 2 टाइप्स, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज. प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में कंपनी जो होती है उसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस दिए जाते हैं. कौन से 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस दिए जाते हैं? एल, आर, पी. एल इज फॉर इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. बट जब आप ये 200 की गिनती गिनते हो, यू विल नॉट इंक्लूड द एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स प्लस द जॉइंट ओनर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1. साथ ही साथ आर क्या कहता है? इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स. रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स. मैंने यहां पे शेयर्स कहा है, डिबेंचर्स नहीं कहा है. एंड पी कहता है इट प्रोहिबिट्स मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर इट्स सिक्योरिटीज. तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी जो है इट कैन नॉट गो फॉर एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती है. और जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उस कंपनी को माना जाएगा एज अ पब्लिक कंपनी. अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी. ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट, सच अ कंपनी इज नोन एज अ गारंटी कंपनी. ये गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? लिखा होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में. जो कंपनीज होती है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, वहां पे लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल.
This amount can either be called during the lifetime or it can also be called during the winding up of the company. और एक last classification है जो कहता है an unlimited company. अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी जिसे नाम कहता है अनलिमिटेड होती है, बट याद रखना ये लाइबिलिटी भी अराइज हो सकती है ओनली इन वन केस एंड दैट इज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. दैट टू you cannot always call the amount from the members. You can call the amount from the members only if the assets are falling short to repay the liabilities. हाँ या ना बच्चों? फिर हमने कल ही देखा था, कल ही मतलब लास्ट सेशन सैटरडे के दिन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी. इसके कुछ एक दो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे. बट पहले जितना मेरा पढ़ा के हुआ था होल्डिंग और सब्सिडरी से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को बताती हूं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे. तो देखो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप 3 में से एक आधे तरीके से बन सकता है. पहला तरीका क्या कहता है? पहला तरीका कहता है इफ योर कंपनी controls the composition of the board of directors of the other company. If your company controls the composition of the board of directors of the other company, आपकी कंपनी होल्डिंग कंपनी है और वो दूसरी कंपनी को माना जाएगा एज योर सब्सिडरी कंपनी. सेकेंड पॉइंट कहता है इफ योर कंपनी होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 1/2 ऑफ द टोटल, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. साउंड चेक करना एक बार, साउंड बराबर आ रहा है क्या? चेक, साउंड चेक. आ रही है क्या आवाज बराबर? कुछ भी आवाज नहीं आ रही है? इज द साउंड ओके? प्लीज टेल मी. इफ योर कंपनी, साउंड बराबर है क्या? अच्छा ठीक है. इफ योर कंपनी कंट्रोल्स more than 1/2 of the total voting power of the other company, your company is the holding company and the other company is the subsidiary company. और तीसरा जो था वो चेन सब्सिडरी का रूल था, A is the holding for B, B is the holding for C, A will also be considered as the holding company for C Limited. अब इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूं और आज इसी टॉपिक को मैं कंक्लूड करना चाहती हूं. तो देखो होल्डिंग और सब्सिडरी की डेफिनेशन जो है पेज नंबर 23 पे है. चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 23 पे आ जाओ. ओके फाइन, यस 2 लेयर्स का पॉइंट मैं भूल गई, थैंक यू सो मच. सो आज के समय पे योर कंपनी ओके कैन नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया भी था. तो जैसे A लिमिटेड इज द होल्डिंग फॉर B लिमिटेड, ये 1 लेयर है क्योंकि सपोज यहां से गिनती शुरू हो रही है ना, तो यहां से गिनती शुरू हो रही है. सो सपोज दिस इज 0. सो फर्स्ट लेयर वुड बी B लिमिटेड. B इज द होल्डिंग फॉर C लिमिटेड, मतलब यहां पे हमारी सेकेंड लेयर आ जा रही है सब्सिडरी की. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल दैट वाज नोटिफाइड इन 2017, नाउ C लिमिटेड कैन नॉट हैव एनी सब्सिडरीज. 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरीज नहीं हो सकती है. एक पेज नंबर 23 पे प्लीज आ जाइए. हाँ, एसोसिएट कंपनी में भी रिवाइज करा रही हूं, बट पहले आप लोग ये देखो ना सब्सिडरी कंपनी. Subsidiary company in relation to any other company, in relation to any other company, in relation to any other company. तो holding और subsidiary का relationship जो होता है is established only between 2 companies. But अब आप लोग जानते हो यहाँ पे only for the limited purpose of holding and subsidiary company हमने कहा है company will include the broader word and that is body corporate, and body corporate also includes a company incorporated outside India. So in relation to any other company means a company in which the holding company controls the composition of the board of directors. कब माना जाएगा कि आपकी कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है? When you can either appoint or remove majority of the directors. B point कहता है you exercise control more than 1/2 of the total voting power
अब देखो, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज. ये पॉइंट मेरा लास्ट सेशन में बचा हुआ था. ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी. इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताना चाहती हूं. पहले आप देख लीजिए, बाद में लिखने का समय दूंगी. सो राइट नाउ ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट. आई एम टर्निंग ऑफ द चैट फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज then you all are unnecessarily chatting on the group. देखो यहां पे क्या हुआ है, सुनो. सपोज देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है एच लिमिटेड. अगर आपको आवाज ज्यादा लग रही है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम. आवाज ज्यादा लग रही है क्या? ठीक है ना. सो यू ऑल कैन रिड्यूस द वॉल्यूम एट योर एंड. यूट्यूब पे ये लेक्चर चल रहा है. यूट्यूब पे देयर इज एन ऑप्शन. ओके, प्रथम आप आपकी वॉल्यूम आपके एंड से रिड्यूस कर सकते हो. ठीक है. देखो यहां पे क्या हुआ है. एच लिमिटेड इज वन कंपनी और इसी एच लिमिटेड ने क्या किया है, S1 लिमिटेड में एंड S2 लिमिटेड में से 70% वोटिंग पावर पाया है और यहां पे 60% वोटिंग पावर पाया है. तो अब आप लोग मुझे बताओ, प्लीज लेट मी नो, इज एच लिमिटेड द होल्डिंग फॉर एस लिमिटेड एंड ऑल्सो इज एच लिमिटेड द होल्डिंग फॉर S2 लिमिटेड? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, क्या एच लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी फॉर S1 एंड S2? प्लीज लेट मी नो. क्या एच लिमिटेड को S1 और S2 का होल्डिंग माना जाएगा? यस. तो ऑल ऑफ यू ऑल हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. ईशा, आदित्य, लिपिका, जस्सी, मोहित, सभी बच्चों का जवाब जो है वो सही है. यस, बोथ द कंपनीज आर दे आर सब्सिडरी कंपनीज. क्यों दोनों भी कंपनीज को सब्सिडरी माना जाएगा? क्योंकि एच लिमिटेड ने S1 और S2 में मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पाया है. एक जगह पे 70% और दूसरी जगह पे 60%. क्या एक होल्डिंग कंपनी के मल्टीपल सब्सिडरी कंपनीज हो सकती है? सैटरडे के दिन ही मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताया था जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मोर देन 90 सब्सिडरी कंपनीज थी. मजाक मजाक में हमने कहा भी था कि पापा की कितनी भी बेटियां हो सकती है. इसको हम लेयर नहीं कहते, लेयर इसको कहते हैं. लेयर किसको कहते हैं? इसको कहते हैं. बट वन होल्डिंग कंपनी कैन हैव मल्टीपल सब्सिडरीज. तो अब देखो ना, एच लिमिटेड ने S1 में 70% होल्ड किया है और S2 में 60% होल्ड किया है. बट नाउ देयर इज अनदर कंपनी जिसका नाम है से एक्स लिमिटेड. S1 ने क्या किया है? S1 ने कुछ इन्वेस्टमेंट X में किया है और ये इन्वेस्टमेंट के तहत अराउंड 25% वोटिंग पावर S1 को मिला है X लिमिटेड में. S1 को मिला है X लिमिटेड में. अब मुझे बताओ, अगर S1 ने X में, सुनो ना मेरी बात, S1 ने X में 25% वोटिंग पावर बनाया है, क्या S1 विल बी कंसिडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी फॉर X लिमिटेड? मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आवाज फट रही है, बच्चे बोल रहे. S1, yes, S1 is not the holding for X limited. Similarly, S2 ने भी क्या किया है? S2 ने X लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, अराउंड 30% वोटिंग पावर उसको मिला है. साउंड का कुछ इशू हो रहा है? कर दिया आवाज कम? कर दिया ना? आवाज फट रही है, बच्चे बोल रहे हैं. Is S2 the holding company for X limited? Is S2 the holding company for
X Limited? So no, the answer to this question is also no. S2B X Limited का holding नहीं है because it does not hold more than 1/2 of the total voting power. It is only holding 30% voting power. But now, $1 million question. My question to you is H Limited the holding company for X Limited? क्या इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हो? Is H Limited the holding company for X Limited? My dear friends, the answer to this question is yes. H Limited will be considered as the holding company for X Limited. मैम असं कसं? ऐसे कैसे हो सकता है मैम? H ने तो X में एक भी शेयर होल्ड नहीं किया है, उसको वोटिंग पावर है ही नहीं, फिर भी H होल्डिंग और X सब्सिडरी यस. Why yes my dear friends? Because of this particular point which was pending on Saturday. देखो ये पॉइंट क्या कहता है? You are exercising control more than one of the total voting power either at its own capacity, या तो खुद, तो जैसे कि यहां पे H खुद मोर देन 1/2 कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है S1 में, और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी. तो यहां पे अब देखिए, दो H ने X में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, बट उसकी सब्सिडरीज ने X में इन्वेस्ट किया है, और ये इन्वेस्टमेंट जो है उसका टोटल आ रहा है 25 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 55% वोटिंग पावर, एंड 55% वोटिंग पावर इज ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर, जिसके वजह से नाउ आई कैन से H इज द होल्डिंग फॉर X लिमिटेड. तो या तो आप खुद, या तो आप अपने साथ along with your subsidiaries, if you hold more than 1/2 of the total voting power in some other company, you will be considered as the holding company, and that other company will be considered as your subsidiary company. So I think you all have understood this point. This is not a chain subsidiary relationship. Try to understand this. सौम्या कह रही है मैम ये चेन सब्सिडरी है. बेटा ये चेन सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि H लिमिटेड और S1 में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, बट S1 इज नॉट द होल्डिंग फॉर X. चेन सब्सिडरी तो तब होता जब H होल्डिंग S1 सब्सिडरी, S1 होल्डिंग X सब्सिडरी. So this is not the relationship of chain subsidiaries. अगर आप देखोगे, सुनो ना मेरी बात, यहां पे लेयर्स कितने हैं? यहां पे लेयर्स भी एक ही है. यहां पे लेयर्स जो है वो एक ही लेयर है. कैसे एक ही लेयर होगा? देखो, सबसे पहली कंपनी जो है हमारी टॉप पे, मैं रेड में लिख रही हूं, वो H लिमिटेड है. तो सपोज दिस इज 0 से क्या निकलता है? 1. सो बेसिकली फर्स्ट लेयर H से निकलेगा S1 और S2 का, राइट. अगर आप देखोगे X इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ H लिमिटेड. सो बेसिकली अगर 0 से निकल रहा है X, तो ये भी फर्स्ट लेयर ही होगा, क्योंकि यहां पर S1 इज नॉट द होल्डिंग फॉर X, इवन S2 इज नॉट द होल्डिंग फॉर X. H is directly the holding company for X because through its subsidiaries it is having indirect control over the affairs of X Limited. तो मैं चाहती हूं आप क्या करो, एक चिट्ठी लो, है ना, और इसी चिट्ठी पे आप ये एग्जाम्पल लिख दो, एंड देन वी विल मूव अहेड. यस, वी कैन ऑल्सो से दैट S1 और X जो है उसमें एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप है, जहां पे S1 विल बी द इन्वेस्टिंग कंपनी एंड X लिमिटेड विल बी द एसोसिएट कंपनी. आप लोग जानते हो ना, इन्वेस्टिंग
लोग जानते हो ना, अगर एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप बनाना है, यू शुड हैव एटलीस्ट 20% और अप टू 50% ऑफ द वोटिंग पावर। तो जो कंपनी दूसरी कंपनी में ये वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रही है उसको इन्वेस्टिंग कंपनी कहा जाता है, और जिसमें ये कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं कह सकते, हम कह सकते सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसे कहते हैं एज एन एसोसिएट कंपनी, है ना। Please write down this example on a stick note and stick it on page number 23. Come on, fast, fast. I'm waiting for you all. 1 मिनट का समय आप लोगों को दे रही हूं। राशि कह रही है मैम लेयर का कॉन्सेप्ट वापस से समझा दीजिए। हाँ, सौम्या ने क्या कहा था? सौम्या ने कहा था मैम चेन सब्सिडरीज के रूल के तहत X will be considered as the subsidiary of H Limited। तब मैंने जवाब दिया था कि ऐसा नहीं होता है, यहां पे चेन सब्सिडरी का रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहां पे चेन सब्सिडरी का रूल अप्लाई? बिकॉज S is not the holding company for X. S is not for X. चेन सब्सिडरीज कब होती है? H is the holding for S. S is the holding for X. Then we will say that H is also the holding for X. But यहां पे S और X के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है, बट एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप है। ठीक है, लेयर का पॉइंट क्या समझना है आपको? क्या माइक को क्या? तो मैं कहाँ हाथ पकड़ रही हूँ माइक को? ऐसे ही है माइक, बफर हो रहा है क्या? वीडियो पॉज हो रहा है बीच बीच में, दिख। अरे तो मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ माइक को, उसको बोल वीडियो बफर हो रहा है बीच बीच में। लेयर वाला ना, यहां पे मैं कह रही हूं यहां पे 2 लेयर्स नहीं है सब्सिडरी कंपनीज के, यहां पे एक ही लेयर है। एक ही लेयर कैसे हुआ? क्योंकि देखो H के 2 सब्सिडरीज है, S1 एंड S2, और X लिमिटेड जो है ना वो भी H का ही सब्सिडरी है। सो बेसिकली पापा की 3 बेटियां है, S1, S2 एंड X। सो बेसिकली ये तीनों सिस्टर कंसर्न्स है एक दूसरे के लिए, एक ही लेयर होगा। Okay, so I think you all are done with the writing part. Let us move ahead. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पे 2 लेयर्स है ही नहीं, वही मैं कह रही हूं आप लोगों को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे एक ही लेयर है क्योंकि X के पापा H है, H। S1 या S2 नहीं है पापा, H कैसे कर रहे हो यार तुम लोग? X के पापा H लिमिटेड ही है, S1 या S2 नहीं है। तो पापा H लिमिटेड जिनकी 3 बेटियां है, S1, S2 एंड X, देयर इज ओनली 1 लेयर इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट। लेट अस मूव अहेड। Let us move ahead. एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूं, एंड दैट इज ऑफ अ 1 person कंपनी। पेज नंबर इज 16 ऑफ माय टेक्स्ट बुक्स। 1 person कंपनी, नाम में लिखा है 1 person कंपनी, 1 person कंपनी। 2013 के एक्ट के तहत सबसे पहली बार 1 person कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था।
Earlier, we did not have the concept of a one person company. तो अगर आप 1956 की एक्ट भी देखोगे, 1956 एक्ट में भी वन पर्सन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में नहीं था. सबसे पहली बार इंडिया में वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2013 थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013. बट अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी कंट्रीज, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, चाइना हैड ऑलरेडी लॉन्ग बैक इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. बट जब ये कंपनीज एक्ट 2013 बन रहा था, जे ईरानी की कमिटी जो है, उन्होंने रेकमेंड किया टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन पर्सन कंपनी इन इंडिया. बहुत बार ऐसा होता है, आप खुद देखो, सपोज आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अब अगर मुझे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस इंट्रोड्यूस करना है, आई ओनली हैव टू ऑप्शंस, ईदर प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. तो पब्लिक कंपनी तो दूर की बात, बट इवन इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्राइवेट कंपनी, आई विल रिक्वायर वन मोर पर्सन with me in order to incorporate a private company. क्योंकि आप लोग जानते हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 2. एक्ट के पहले, ये वाले एक्ट के पहले, एक अकेला बंदा खुद कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता था. मतलब अगर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कोई भी हालत में मुझे किसी और को मेरे साथ जोड़ना पड़ेगा. अब देखो, बहुत बार आप लोगों को अपने साथ जोड़ तो लेते हो, स्टार्टिंग में बातें ठीक होती है, बट लेटर ऑन हो सकता है पैसा आने के बाद बातें बिगड़ जाए और आप लोगों के झगड़े होना शुरू हो जाते हैं. अब आइडिया आपकी थी, पैसा आपका था, बिजनेस आपका ही है, मैनेजमेंट भी सब आप ही कर रहे हो, बट सिर्फ नेम सेक पर्पस के लिए आपने वो बंदे को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि एक्ट कहती है कि हे मिस्टर, पब्लिक प्राइवेट कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करनी है, आपको कम से कम लगते हैं 2 लोग. अब ऐसे समय पे वो जो दूसरा पर्सन है, हो सकता है अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए, हो सकता है वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए. अब आप नहीं चाहते हो कि वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए, ठीक है? तो अब देखो, ऐसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए हमने 2013 की एक्ट में वन पर्सन कंपनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया. इसी वन पर्सन कंपनी में अब आप क्या कर सकते हो? इवन वन सिंगल पर्सन कैन नाउ इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. आपको लॉ के कंप्लायंस की वजह से किसी और को अननेसेसरीली आपकी कंपनी का ओनर बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है. नाउ इवन अ सिंगल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. सच अ कंपनी इज नोन एज अ वन पर्सन कंपनी. डेफिनेशन ही कहती है, देखो, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. There is only one person who is a member of this particular company. देखो, डेफिनेशन ही कहती है one person company means a company which has only one person as a member, one person as a member, one person, only one person, only one person. मतलब मिनिमम भी एक मेंबर और मैक्सिमम भी, बोलो, एक ही मेंबर होता है. ऐसी ही कंपनी को कहते हैं एज अ वन पर्सन कंपनी. अगर अब हम कंपैरिजन करें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड अ वन पर्सन कंपनी, देखो ऐसा कुछ ग्राफ हमारे आंखों के सामने आएगा. सबसे पहली बात तो क्या आप लोग मुझे कह सकते हो व्हाट इज द सेक्शन नंबर फॉर अ पब्लिक कंपनी? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71. प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 and an OPC is defined under section number 2 clause 62. अब
साथ साथ में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, देखो पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी। पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम लगते हैं 7 लोग, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम लगते हैं 2 लोग। बट नाउ बिकॉज ऑफ द 2013 एक्ट, इवन वन सिंगल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी विच वुड बी नोन एज अ 1 पर्सन कंपनी। यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 1। सिर्फ मिनिमम ही नहीं बेटा, इवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन अ 1 पर्सन कंपनी इज 1 ओनली। तो देखो, maximum number of members. In case of a public company, there is no limit on the maximum number of members. Private company के केस में it is 200, whereas OPC के केस में it is only 1. तो OPC के केस में अगर आप देखते हो minimum number of members भी 1 and maximum number of members भी है 1. But अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, what is the limit on the maximum number of directors in case of an OPC? खैर डायरेक्टर्स से रिलेटेड सेक्शंस आपको यहां नहीं वहां पे पढ़ाए जाएंगे, वहां पे मतलब कहां पे, इन सीए फाइनल। बट क्योंकि अब ये टॉपिक डिस्कस हुआ है, हल्की सी झलक इससे रिलेटेड भी मैं आपको बताना चाहती हूं। इन केस ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट बताई गई है अंडर सेक्शन नंबर 149, ओके, सब सेक्शन 1। इंटर में आपको सिर्फ 148 सेक्शंस है, बट बिकॉज देयर इज अ क्लोज कनेक्शन, मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहती हूं। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज रिक्वायर्ड इज 3। फॉर अ प्राइवेट कंपनी इट इज 2, and in case of a 1 person company it is only 1। तो अब देखो, आप अकेले भी एक 1 person company को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ओनर भी आप ही रहोगे उस केस में, और अगर आप चाहो मैनेजमेंट का पूरा अधिकार भी आप आपके पास ही रख सकते हो। 1 person is required in order to incorporate a 1 person company. Minimum number of members 1, minimum number of directors is 1, maximum number of members is 1, but maximum number of directors that can be appointed in a 1 person company can go up to 15। जी हां, आपने एकदम सही सुना है, 1 person company can even have 15 डायरेक्टर्स। आप लोग जानते हो, इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। तो ओनर की जगह देयर इज ओनली 1 person। 1 person company is a company which has only 1 person as its member, वहां पे मेंबरशिप के बारे में कहा है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं कहा है डेफिनेशन में। मतलब डायरेक्टर्स के लिए जो जनरल लिमिट है वो ही अप्लाई होगी, मतलब इवन एंड 1 person कंपनी कैन हैव 15 डायरेक्टर्स इन इट्स organization. Getting this or no, my dear friends? Yes. So 1 person company is a company which has only 1 person as its member, has only 1 person as its member। और कौन बन सकता है इस कंपनी का मेंबर, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूं। Everything is given in your books, so currently don't concentrate on the writing part, only concentrate on the concept। I think ये आप लोगों का फाउंडेशन में हुआ है ना। अगर आपने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा है, इट इज ओके, यू कैन डू इट राइट नाउ विथ मी। मैं कहां पे, मैं आपको बताती हूं, चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 10, पेज 10, हाँ ये देखो, ये रहा 1 person कंपनी। इससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूं। अनूप पूछ रहे, वही पर्सन क्या ओनर एज वेल एज डायरेक्टर हो सकता है और एम्प्लॉय भी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। आप लोगों ने तो सवाल पूछने के पहले ही जवाब दे दिया। हु इज एलिजिबल टू बी अ मेंबर और अ नॉमिनी इन केस ऑफ एन ओपीसी? थोड़ी बहुत मुझे भी इज्जत दे दो, मुझे भी आपको पढ़ाने दो। सुनो मेरी बात,
who can be a member or a nominee in case of an OPC. अगर आपने 4 कंडीशंस एक साथ पूरे किए हैं, अगर आपने 4 कंडीशंस एक साथ पूरे किए हैं, you can become eligible in order to become a sole member. सोल मेंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ओपीसी का एक ही मेंबर होता है, और अ नॉमिनी ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी. अब देखो, क्योंकि एक ही मेंबर होता है, एक्ट कहती है नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है, कंपल्सरी है, ताकि कल जाके सपोज कुछ अनहोनी हो जाए, सोल मेंबर को कुछ हो जाए, तो उसकी जगह कौन लेगा? वो आज ही डिसाइडेड होना चाहिए, उसी बंदे को कहते हैं एज अ नॉमिनी. सो हु कैन बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी? सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है एनी पर्सन हु इज अ नेचुरल पर्सन. इंडियन सिटीजन, resident of India and major, and who has stayed in India for not less than मतलब either equal to or greater than 182 days in the immediately preceding financial year. Okay. So who is eligible to become a member or a nominee of a 1 person company? Any person who is a natural person. इसका क्या मतलब होता है? An artificial person cannot become the sole member of a OPC. देखो एक ही मेंबर है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर एक ही मेंबर है तो अब हम चाहते हैं कि वो पर्सन होना चाहिए एक नेचुरल पर्सन. ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन. So we don't want a foreigner to incorporate an OPC. If a foreigner wishes to, he can incorporate a private company or a public company with other persons in India. But अकेला वो एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है. साथ ही साथ इंडियन सिटीजन के साथ साथ दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब कब माना जाएगा कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो? व्हेन यू हैव स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन मतलब एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन 182 days in the immediately preceding financial year, you will be considered as a resident of India. So ये जो resident of India की definition है, this is for the purpose of checking your eligibility, whether you can become a sole member or a nominee of a 1 person company. And last point says that you should be a major. तो ये चारों भी conditions अगर एक साथ पूरे होते हैं तब माना जाएगा यू आर एलिजिबल टू बिकम अ नॉमिनी और अ सोल मेंबर ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी. कौन से 4 कंडीशंस मेरे साथ एक साथ बोलो तो? इफ यू आर अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, resident of India and a major, you will be considered to be eligible to become the sole member or the nominee of a 1 person company. When are you a resident of India? When you have stayed in India for not less than 182 days of the immediately preceding financial year. पहले calendar year था, but amendment के बाद now it has become a financial year. Please let me know if you have any doubts यहाँ तक. Till now, if you have any doubts, please ask me, then I want to move ahead.
अनूप पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर एंड अ नॉमिनी। मैं चाहती हूं क्लास के ही बच्चे अनूप के सवाल का जवाब दे। वन 120 किसका लिमिट की बात कर रहे हो गौरी आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अनूप आपके सवाल का जवाब बाकी के स्टूडेंट्स देंगे। आशु पूछ रहा है कैन एन ओपीसी हैव मोर देन वन नॉमिनी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। नॉमिनी किसकी जगह लेने वाला है? सोल मेंबर की। सोल मेंबर कितने होते हैं? एक ही होता है। तो नॉमिनी भी कितना होगा? एक ही होगा। तो मिनिमम नॉमिनी 1, मैक्सिमम नॉमिनी भी 1। नॉमिनी लीगल हेयर होना जरूरी नहीं है। नॉमिनी कैन बी एनी पर्सन। नॉमिनी वुड बी दैट पर्सन हु वुड टेक द पोजीशन ऑफ द मेंबर इन केस he is not there or not eligible. Very good Isha, very good Tashvi. यस अमित बोल रहा है मैम नेचुरल पर्सन ही नॉमिनी या सोल मेंबर बन सकता है। मतलब कंपनी नॉमिनी नहीं बन सकती है? नहीं, कंपनी नॉमिनी नहीं बन सकती है क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अनूप देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपका जवाब दिया है। आई थिंक अनूप यू शुड पे अ लिटिल अटेंशन व्हेन आई एम टीचिंग यू, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है आप ऐसे सवाल पूछते हो जो ऑलरेडी मैंने क्लास में बता दिया है। अगर आपके क्लास के बच्चे आपको जवाब दे पा रहे हैं मतलब अभी मेरे टीचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ तो आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। ओके क्या है प्रोनाउंसिएशन? ताशवी है प्रोनाउंसिएशन। सारे गलत बोलते हैं आनंद सर को छोड़ के। ठीक है बेटा अभी आप ही मुझे बता दो, ठीक है? वॉइस नोट भेज देना तो मैं सुन के बराबर बोलूंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। ताशवी, ठीक है? चलो, इज इट कंपल्सरी टू हैव अ मेंबर एज अ डायरेक्टर? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो मेंबर है वही डायरेक्टर होगा। हो सकता है मेंबर ए है मिस्टर ए और डायरेक्टर मिस्टर बी है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42 है, वो बाद में किया जाएगा, ठीक है? अभी आप लोग आ जाओ आगे। एक तो मेरी पेज नंबर 2.10 पे आ जाओ। 2.10 Okay. So the memorandum of an OPC shall indicate the name of some other person who shall, in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract, become a member of the company. So basically one person company के केस में nomination करना कंपल्सरी है। अगर मैं OPC की बात करूं, यहां पे मैं लिख रही हूं मिनिमम, यहां पे लिख रही हूं मैक्सिमम, यहां पे है मेंबर्स, यहां पे है डायरेक्टर्स, और यहां पे है नॉमिनी। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15। क्या नॉमिनेशन करना कंपल्सरी है? यस, मिनिमम नॉमिनी 1 एंड मैक्सिमम नॉमिनी इज ऑल्सो 1। तो यही नॉमिनी जो है वो किसकी जगह लेगा? मेंबर की जगह लेगा इन केस ऑफ हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पर्सन को आपने नॉमिनी की तरह अपॉइंट किया है उसका रिटन कंसेंट होना जरूरी है।
इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 मिनट मुझे दीजिए बस। अगर आप चाहो आप आपके नॉमिनी को बदल सकते हो, और अगर आपने आपके नॉमिनी को बदला है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को देनी पड़ेगी। कौन कौन नॉमिनी या सोल मेंबर बन सकता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इज एलिजिबल टू बिकम अ सोल मेंबर और अ नॉमिनी। Eligible to incorporate an OPC or become the nominee of such OPC. Who is a resident of India? Resident of India आपको तब माना जाएगा if you have stayed in India for not less than 182 days during the immediately preceding one financial year. Getting this or no, my dear friends? अब देखो कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। ओके किसी ने पूछा है मैम ये 182 डेज क्या कंटिन्यूस होना जरूरी है? नो, 182 डेज कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। पूरे फाइनेंशियल ईयर मतलब समझता है ना, इट विल बिगिन फ्रॉम 1st of April and it will end on the 31st of March। ये पूरे 12 महीने के समय में आपको कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना है या उससे ज्यादा दिनों के लिए, तब माना जाएगा दैट यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, a natural person shall not be a member of more than one OPC at any point of time and the said person shall not be a nominee of more than one OPC। मतलब एक समय पे ज्यादा से ज्यादा आप एक OPC के मेंबर प्लस कोई दूसरे ओपीसी के नॉमिनी हो सकते हो। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे एक ओपीसी है, अंकिता पटनी प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, आई एम द सोल मेंबर ऑफ दिस ओपीसी। सो अब एक समय पे आई कैन बी अ सोल मेंबर ऑफ वन ओपीसी एंड अलोंग विद दैट सर के नाम की जो ओपीसी है उसकी मैं नॉमिनी हो सकती हूं। उससे ज्यादा का अधिकार मेरे पास नहीं है। एक ओपीसी की मेंबर और दूसरे ओपीसी की नॉमिनी, मेरे ही नाम पे मैं 10 ओपीसीज इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा एक ओपीसी की मेंबर और दूसरे ओपीसी की नॉमिनी बन सकती हूं। बट देखो सपोज ऐसा कुछ हो गया कि जिस ओपीसी की मैं नॉमिनी थी जिस ओपीसी की मैं नॉमिनी थी वो सोल मेंबर शांत हो गया। अब देखो अगर वो ओपीसी का सोल मेंबर शांत हो गया, अब बिकॉज मैं उस ओपीसी की नॉमिनी हूं, आई विल बिकम द सोल मेंबर ऑफ दैट ओपीसी। सो नाउ आई हैव बिकम द सोल मेंबर ऑफ 2 ओपीसीज। बट ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई डिड नॉट प्लान दिस। डेथ क्या मेरे हाथों में नहीं था, मैं तो एक ही ओपीसी की सोल मेंबर थी। इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि जो ओपीसी के मैं नॉमिनी थी उसके सोल मेंबर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से अब मैं उस ओपीसी की भी बन गई सोल मेंबर। तो एक्ट भी ये बात को समझता है और इसीलिए अगला पॉइंट ही लॉ मेकर ने कहा है, अगर ऐसा कुछ होता है देन यू विल हैव टू चूज विद इन अ पीरियड ऑफ 182 डेज कि कौन से ओपीसी के सोल मेंबर की तरह आपको कंटिन्यू करना है।
तो सपोज मैं चूज करती हूं कि मेरी इनकॉर्पोरेटेड जो ओपीसी है उसी की सोल मेंबर की तरह मैं कंटिन्यू करना चाहती हूं, व्हाट विल हैपन इज माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरी वाली ओपीसी है वहां पे मुझे किसी और को सोल मेंबर की तरह अपॉइंट करना पड़ेगा। जो भी है 182 डेज के अंदर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का समय, मोर देन इनफ, मुझे दिया गया है चूज करने के लिए कि उन दोनों में से मैं कौन सी ओपीसी की सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना चाहती हूं, और ऑटोमेटिकली दूसरे ओपीसी में मुझे किसी और को सोल मेंबर की तरह अपॉइंट करना पड़ेगा। सो देखो, वेर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall meet the eligibility criteria। मतलब एक कंपनी की मेंबर और दूसरी कंपनी की नॉमिनी, दो कंपनीज की एक साथ मैं सोल मेंबर नहीं बन सकती। बट कभी अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे 182 डेज में डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सी कंपनी की सोल मेंबर कंटिन्यू करना चाहती हूं। नो माइनर ओके शैल बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी। सो ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज अ मेजर Indian citizen and resident of India is eligible to become a sole member and a nominee of an OPC. And OPC cannot be incorporated or converted into a Section 8 company. अब Section 8 मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, इंटर में, खैर फाउंडेशन में पढ़ाया था, इंटर में अब होने वाला है इस चैप्टर नंबर 2 में। वो चीज यही कहती है, क्या कहती है ये चीज? देखो, सेक्शन 8 कंपनीज, व्हाट आर सेक्शन 8 कंपनीज? सेक्शन 8 कंपनीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, ओपीसी को भी बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। हम नहीं चाहते कि आपको डबल प्रिविलेजेस मिले, और इसीलिए स्ट्रेट अवे हमने कह दिया है, इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एन ओपीसी, एंड ओपीसी कैन नॉट रन बिजनेस एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एनपीओ के रूप में बिजनेस करना चाहते हो, यू ओनली हैव टू बी ईदर अ फुली फ्लेज्ड प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। आप दोनों भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आप ओपीसी हो या तो आप एक सेक्शन 8 कंपनी बन सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, and OPC also cannot carry out non-banking financial investment activities. So basically an NBFC cannot do business as a one person company. अगर आपको याद होगा, सैटरडे के दिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जहां पे आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे आपके मामा जी के घर पे। अब अगर आपने गाड़ी ठोक भी दी तो इससे आम जनता को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके मामा, उनकी गाड़ी, उनका घर, आपको गाड़ी ठोकनी है ठोको, बचानी है बचाओ, इससे पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। बट अगर पब्लिक का पैसा लेके बिजनेस कर रहे हो तो हमें फर्क पड़ता है आप क्या कर रहे हो। एनबीएफसी, व्हाट आर एनबीएफसीज? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये लोग क्या कर रहे हैं? दीज कंपनीज आर डूइंग बिजनेस एज व्हाट अ बैंक इज डूइंग, सिर्फ दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल ऑफ एन एनबीएफसी इज रिलायंस कैपिटल। So what is Reliance Capital? Reliance Capital is nothing but it is an NBFC which is doing what a bank does, means taking money from the public as deposits and giving loans to the public. वही जो बैंक करता है वही NBFCs करते हैं, but now they are not registered as banks, they are registered as companies. अब अगर आप बैंक्स जो बिजनेस कर रहे हो वही कर रहे हो, लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना, पब्लिक का पैसा, लोगों का पैसा इन्वॉल्व्ड है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रूल्स आपके ऊपर अप्लाई हो, इसीलिए तो ट्रैफिक लाइट्स हमें घर के अंदर नहीं बल्कि रोड पे नजर आती है जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड होता है। अब अगर आपकी ओपीसी है, ओपीसी को तो बहुत कम सेक्शंस अप्लाई करते हैं। पहले तो ओपीसी प्राइवेट कंपनी का टाइप है,
अगर वो प्राइवेट कंपनी का टाइप है, मतलब आप खुद सोचो ना, आधे से ज्यादा सेक्शंस तो उसको ऐसे ही अप्लाई नहीं होते हैं, और प्लस प्राइवेट कंपनी में भी वो ओपीसी है, और अगर वो प्राइवेट कंपनी में ओपीसी है मतलब और ज्यादा प्रिविलेजेस और ज्यादा एग्जेम्पशंस। अगर आपके ओपीसी को इतने सारे एग्जेम्पशंस है, वी कैन नॉट रिस्क एन एनबीएफसी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज एन ओपीसी, क्योंकि हम चाहते हैं एनबीएफसी को ज्यादा से ज्यादा रूल्स अप्लाई हो, और इसलिए स्ट्रेट अवे हमने कह दिया एंड ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज एन एनबीएफसी। 1, OPC cannot be incorporated as a Section 8 company. 2, an OPC cannot be incorporated as an NBFC. Plus 3, देखो क्या कहता है 3. OPC also cannot voluntarily convert itself into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation. अगर आपने ओपीसी को इनकॉर्पोरेट किया है, यू हैव टू रन द बिजनेस एज एन ओपीसी फॉर एटलीस्ट 2 years. सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के बाद ही आप आपके ओपीसी को किसी और टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर आपने आपकी ओपीसी को किसी और टाइप में कन्वर्ट किया है, तो ये कन्वर्जन पॉसिबल होगा ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years. This is possible only after the expiry of 2 years. Or my dear friends, if your paid up share capital, okay, has increased beyond 50 lakhs, or your turnover has increased above 2 CR, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होगा या टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगा, तब भी आपको कंपल्सरी कन्वर्ट करना होगा ईदर इनटू अ फुल्ली फ्लेज्ड प्राइवेट कंपनी और इनटू अ पब्लिक कंपनी. सबसे पहली बात तो वॉलेंट्रीली अगर कन्वर्जन करना है, वॉलेंट्रीली मतलब स्यू मोटो, खुद होके अपने आप अगर कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years. बट एक्ट कहता है कभी भी अगर ऐसा हुआ है, कभी भी अगर ऐसा हुआ है कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया या आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तब आपको कंपल्सरी आपकी ओपीसी को फुल्ली फ्लेज्ड प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखो, ओपीसी कैन नॉट वॉलंटरी कन्वर्ट इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी unless 2 years have expired. मतलब ये possible है only after the expiry of 2 years, except where the paid up share capital is increased beyond 50 lakh or its turnover has exceeded 2 CR, then you will compulsorily have to get converted into a fully fledged private company or a public company. इसका एक मास्टर चार्ट है, मास्टर चार्ट मैं बताती हूं आप लोगों को. 1% कंपनी का मैंने एक मास्टर चार्ट बनाया था. ये देखो, पहले ये देख लो, उसके बाद आप लिखना चालू करना, ठीक है. पूरा का पूरा 1% कंपनी का पॉइंट यहां पे कवर हो जाता है. देखो 1% कंपनी में देखो क्या हो रहा है. अगर आप 1% कंपनी के मेंबर या नॉमिनी बनना चाहते हो, आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे. कौन से है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? Natural person, Indian citizen and resident of India. कब माना जाएगा that you are a resident of India? When you have stayed in India for not less than 182 days in the immediately preceding 1 financial year, and you should be a major. यही जो बंदा है ज्यादा से ज्यादा वो एक ओपीसी का मेंबर बन सकता है और दूसरी कोई ओपीसी का बन सकता है नॉमिनी. यही ओपीसी जो होती है
उसमें अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाती है और अगर या वो इनकैपेसिटेटेड हो जाता है तो नॉमिनी उसकी जगह ले लेता है। अब अगर आप एक ओपीसी के सोल मेंबर हो और दूसरे ओपीसी के नॉमिनी थे और नॉमिनी से आप बन जाते हो सोल मेंबर, तो 182 डेज में आप डिसाइड करोगे कि कहां पे आप सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना चाहते हो। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड एज अ सेक्शन 8 कंपनी। OPC cannot be incorporated or converted into a non-banking financial corporation. OPC also cannot invest in the securities of other body corporates. ये बात याद रखना, अगर आपने OPC को incorporate किया है 100% funds have to be utilized only for the business of the OPC. OPC किसी दूसरे body corporate में invest नहीं कर सकता है। और वॉलेंटरी अगर आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट अगर उस बीच आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है या टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है तो कंपल्सरी आपको अपने आप को कन्वर्ट करना होगा इधर इनटू अ फुल्ली फ्लेज्ड प्राइवेट कंपनी और इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो मैं चाहती हूं आप इस मास्टर चार्ट को लिख दो। तो आप क्या करोगे, कम टू अ फ्रेश न्यू पेज और आपकी बुक्स को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली होल्ड कीजिए, ठीक है, और हेडिंग दीजिए 1% कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62 और इसी मास्टर चार्ट को आप वहां पे लिख दीजिए। आई विल प्ले अ सॉन्ग साइमल्टेनियसली, यू कैन राइट डाउन द मास्टर चार्ट, कम ऑन। फाइनेंशियल स्टेटस में 2 बेसिक कंडीशंस दिए हैं, तो क्या वो 2 बेसिक कंडीशंस यहां पे अप्लाई करेंगे? नहीं बेटा। टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस आप देख रहे हो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, यहां का रेसिडेंशियल स्टेटस आप देख रहे हो कंपनीज एक्ट के हिसाब से। याद कीजिए मेरा डे 1 का ही लेक्चर, शब्द एक बट मतलब उसके अनेक हो सकते हैं ना। कानून की दुनिया अपनी ही दुनिया होती है, यह अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है। नो सॉन्ग वॉइस ऐसे बता रहे, आवाज नहीं आ रही ना, सॉन्ग की आवाज तो कैसे करेगी सॉन्ग की आवाज।
फर्स्ट चैप्टर अभी तक ओवर नहीं हुआ है ओपीसी का, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में भी उसका रेफरेंस था, इसीलिए मैं यहां पे आई हूं, ठीक है। Are you all done with the writing part? आयुषी पूछ रही है मैम, अगर ओपीसी कन्वर्ट होती इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, क्या उसको नंबर ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स की लिमिट को इंक्रीज करना पड़ेगा? आयुषी, इसका जवाब है यस, कॉमन सेंस है। फिर कम से कम 2 या कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम 2 या कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, आपको सारे कंप्लायंसेस फिर फॉलो करने होंगे। किसी ने पूछा है मैम 2 साल के अंदर ही सपोज 50 लाख से ज्यादा शेयर कैपिटल हो जाता है या 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाता है, तो फिर कंपलसरी कन्वर्जन में आ जाएगा और आपको आपकी कंपनी फुल्ली फ्लेज प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। किसी ने पूछा है मैम व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डेथ ऑफ बोथ सोल मेंबर एज वेल एज नॉमिनी, देन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ओके, जो भी कंपनी का डायरेक्टर है ही विल हैव टू अपॉइंट अ सोल मेंबर एंड देन द सोल मेंबर विल अपॉइंट अ नॉमिनी। मैम एक ओपीसी बंद करके क्या दूसरी ओपीसी फॉर्म कर सकते हैं? यस, यू कैन डू दैट। जूम इन करना है क्या? इतना तो लिख के हो गया होगा ना, इस साइड का जूम इन कर देती हूं मैं। गौरी देवेश, मैंने आपके सवाल का जवाब जस्ट बताया है अभी क्लास में। कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्चुनेटली फॉर यू ऑल नवंबर 21 स्टूडेंट्स माय बैच विल गो टिल मिड ऑफ मे। तो जो भी अमेंडमेंट्स आप लोगों के लिए नोटिफाई होते हैं सारे के सारे अमेंडमेंट्स मैं क्लास में ही करा दूंगी। और अब इत्तेफाक की बात ऐसे देखो, मैंने 18 फेब को ही आपको लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में पढ़ाया था एंड 19 फेब को ही एमसीए ने नोटिफिकेशन में लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में कुछ अमेंडमेंट लाया है। इनफैक्ट लिस्टेड कंपनी के रूल्स जो है वो नोटिफाई हुए हैं। आज देखो ऑलरेडी 5:30 हो गए, सो आई डोंट हैव द टाइम टुडे, बट टुमारो देखो 19 फेब को ही, कुछ दिन पहले ही, कल तो संडे ही था, 19 फेब को ही ये नया रूल आया है, नया रूल नोटिफाई हुआ है। उसी रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अभी भी ओपीसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। कल पहले मैं ओपीसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दूंगी, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं कि नॉमिनी कैसे अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है या कैसे सोल मेंबर नॉमिनी को रिमूव कर सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्मॉल कंपनी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और उसके बाद 19 फेब को जो लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट नोटिफाई हुआ है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। वक्त आज के लिए इतना ही था मेरे पास। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।